हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना होगा, क्योंकि नवरात्रा स्थापना आज जो हो रहा है, तो उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, यह मैं दुआ करता हूं। इस वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर ज्योग्राफी के तहत लास्ट जो टॉपिक अपना चल रहा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। किस आधार पर इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया? उस सिद्धांत के तहत हमारी इस पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप और महासागर हैं, ये वर्तमान स्थिति में कैसे आए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। ये जो स्थलखंड थे, ये विशाल क्षेत्रफल में होने के बाद भी इतनी दूर कैसे विस्थापित हो गए, इसके पीछे बल कौन से कार्य कर रहे थे, उन बलों की बात हो गई थी। आपके 2 बल, गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल और ज्वारीय बल, उनके कारण उनका उत्तर या पश्चिम की ओर विस्थापन हो गया। अब बात यह आती है कि इनका ये जो सिद्धांत है, कैसे मान लें ये पूरी तरह सही है। तो ऐसे में प्रत्येक सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, सही साबित करने के लिए उसके पक्ष में कुछ प्रमाण दिए जाते हैं। एल्फ्रेड वेगनर ने भी वैसा ही किया और उन्होंने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे। बात करते हैं वो प्रमाण कौन कौन से हैं, जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ये सिद्धांत पूर्णतः सही है और इसी आधार पर हमारी इस पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तो इनकी बात करते हैं। बात है प्रमाण की। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण जो एल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। इन प्रमाणों की अगर बात करें तो पहला ही प्रमाण आता है अंध महासागर ओब्लिक ये कहूं कि अटलांटिक महासागर के तटों में साम्य ओब्लिक समानता। आप सभी ने विश्व मानचित्र को अच्छे तरीके से देखा होगा। उस विश्व मानचित्र में एक महासागर आता है, अंध महासागर, जिसको हम अटलांटिक महासागर भी कह देते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है, अंग्रेजी के एस वर्ण के जैसा है। और इस महासागर के दोनों तरफ अगर देखें तो 4 महाद्वीप स्थित है। 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एक आता है, जैसे मैं यहां डायग्राम बनाऊं, मैप बनाऊं, तो एक आता है ये उत्तरी अमेरिका, एक आता है यहां पर दक्षिणी अमेरिका। 2 महाद्वीप जो पश्चिम में स्थित है। उसके बाद इधर एक महाद्वीप आ जाता है अफ्रीका, और अफ्रीका के उत्तर में यहां एक सागर के बाद एक महाद्वीप आ जाता है, इस प्रकार से यूरोप। तो ऐसे ये अंध महासागर, आपका अंध महासागर। अब इस अंध महासागर के दोनों तट
यानी अफ्रीका और यूरोप का पश्चिमी तट, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, इन दोनों में समानता पाई जाती है। समानता कैसे? कि जिस प्रकार से आप किसी ईंट को तोड़ेंगे, दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे, बीच में से वो टूट गया, मान लो उसके दो टुकड़े हुए, दोनों टुकड़ों को वापस उठाकर आप वापस जोड़ने का प्रयास करें तो लगभग वो एक दूसरे के साथ वैसी की वैसी स्थिति में आ जाता है। वो बात अलग है कि छोटे टुकड़े कुछ अलग हुए और वो निकल गए तो गैप रह सकता है, बाकी तो वो लगभग जुड़ जाएंगे। लेकिन एक ईंट का एक पार्ट लो और किसी दूसरी ईंट का दूसरा टुकड़ा अगर आपस में लेकर आप जोड़ने का प्रयास करते हैं तो नहीं जुड़ता है, कॉमन सी बात है। इस अंध महासागर के दोनों तरफ जो 4 महाद्वीप है, इन महाद्वीपों को अगर वर्तमान स्थिति में वापस एक दूसरे के निकट लाया जाए तो लगभग एक साथ ये जुड़ सकते हैं। जैसे ये जो अफ्रीका यूरोप का पश्चिमी भाग है जो बाहर निकला हुआ है वो यहाँ इसके साथ जुड़ सकता है। ये जो यूरोप का उत्तरी भाग है पूर्व की ओर दशा हुआ है तो अमेरिका का ये पूर्वी भाग इसके साथ ऐड हो सकता है। अफ्रीका का ये जो पार्ट है ये यहाँ सेट हो सकता है और अमेरिका का ये जो पार्ट है ये यहाँ सेट हो सकता है। अब ये कैसे संभव है? इसके पीछे वेगनर ने माना है कि पूर्व समय में लाखों वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले ये सारे के सारे जो स्थल खंड थे, यानी अमेरिका इस यूरोप से जुड़ा हुआ था, दक्षिणी अमेरिका इस अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। दोनों तटों में समानता पाई जाती है, साम्य की स्थिति पाई जाती है, जिसे नाम दिया जाता है जिगसा फिट। ये कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कि जिगसा फिट है क्या? तो इन चारों महाद्वीपों के एक दूसरे के आमने सामने वाले तटों को पुनः एक जैसी स्थिति में जोड़ा जा सकता है, उसी स्थिति को नाम दिया जाता है जिगसा फिट। पहला प्रमाण तो है ये। बात करते हैं दूसरे प्रमाण की। दूसरा प्रमाण कौन सा दिया? तो दूसरा प्रमाण दिया है सागर के दोनों तटों पर चट्टानों में संरचनात्मक समानता। ये दूसरा प्रमाण है। इस अंध महासागर के दोनों तट वो ही हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। इन दोनों ही तटों में किनारों पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में संरचनात्मक रूप से समानता पाई जाती है। एक जैसे खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। उन चट्टानों का निर्माण काल लगभग एक जैसा है। जबकि वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति में तो ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं ये लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर है, 8000 किलोमीटर की दूरी पर। और इतने डिस्टेंस पर चट्टानों में एक समान गुण पाए जाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में संरचनात्मक समानता के आधार पर भी इस सिद्धांत को सही माना जाता है। बात करें तीसरे बिंदु की। तीसरा प्रमाण कौन सा दिया? तो दोनों ही तटों में, दोनों तटों की चट्टानों में जीवाश्म की समानता। दोनों तट वही है। उन दोनों तटों पर जो भी चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों के अंदर
एक समान प्रकार के जीव और एक समान प्रकार की वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं, जिनके आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व समय में कार्बोनिफेरस युग में या उसके कुछ समय बाद ये दोनों एक जगह जुड़े हुए पार्ट थे, दोनों एक स्थान पर स्थित थे, जहां पर एक जैसे जीव जंतु पाए जाते थे, एक जैसी वनस्पति थी। आज ये अलग हो गए, लेकिन उनके अवशेष आज भी समान रूप से पाए जाते हैं। तीसरा प्रमाण है। अगर चौथे प्रमाण की बात करें, नंबर 4, बिंदु नंबर 4 की अगर बात करें, तो एक वनस्पति आती है ग्लोसोप्ट्रिस, वनस्पति के अवशेष। आज तो ये लुप्त प्राय हो चुकी है, आज ये वनस्पति नहीं पाई जाती। उस समय इस प्रजाति के ग्लोसोप्ट्रिस जो वनस्पति है, ये विशेष प्रजाति को दर्शाती है, और इस प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं वो अवशेष के रूप में जहां जहां से मिले हैं, उनके आधार पर भी ये प्रमाणित होता है कि सभी स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे अगर विश्व मानचित्र में आज अगर हम इनको देखें, तो गोंडवाना लैंड जो कि पेंजिया का दक्षिणी भाग था, उससे विभाजित होकर जो भी महाद्वीप या द्वीप बने, चाहे बात करें प्रायद्वीपीय भारत हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील हो, इस अंटार्कटिका हो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं, इन सभी महाद्वीपों पर इस वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, इस वनस्पति के अवशेष मिले हैं। जबकि ये सारे के सारे महाद्वीप आज एक दूसरे से काफी दूर है। इन सभी की जलवायु विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई प्राकृतिक तत्व डालता है तो वो है जलवायु, और जलवायु में भी तापमान और वर्षा। तो जलवायु अगर वर्तमान समय में एक समान नहीं है, तो ये वनस्पति भी यहां पर नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल रही है। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये सारे के सारे स्थलखंड एक थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इन सभी क्षेत्रों में एक समान जलवायु पाई जाती थी, जिसके कारण ये जो अवशेष है वनस्पति के, वो वहां पर मिल रहे हैं। 4 बिंदु हो गए। नंबर 1, अंध या अटलांटिक महासागर के तटों में साम्य या समानता। नंबर 2, अंध महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टानें हैं उनमें संरचनात्मक समानता। नंबर 3, दोनों ही तटों की चट्टानों में एक समान जीव जंतुओं के वनस्पति के अवशेष मिलना। एक ग्लोसोप्ट्रिस वनस्पति के अवशेष। तो 4 ये ऐसे प्रमाण है जो इस सिद्धांत को सही दर्शाते हैं, सही प्रमाणित करते हैं। और बात करें नंबर 5, लेमिंग नामक जीव का पश्चिम की ओर गति करना, लेमिंग नामक जीव, ये पाया कहाँ जाता है? इसकी अगर बात करें तो लेमिंग नामक जो जीव है वो यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग, और उत्तरी पश्चिमी भाग जिसको हम नाम दे सकते हैं स्कैंडिनेविया, इस स्कैंडिनेविया में एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है, और जीव का नाम है लेमिंग। जब जब इन जीवों की संख्या बढ़ी है, तब तब ये जीव इस
यूरोप से पश्चिम की ओर गति करता है, पश्चिम की ओर जाता है, और पश्चिम की ओर जाता है तो पश्चिम में अगर अंतिम छोर तक चले जाएंगे, महाद्वीप के अंतिम छोर तक चले जाएंगे, तो आगे तो फिर अंध महासागर आ जाएगा। और इसी अंध महासागर में जलमग्न हो जाते हैं। जलमग्न हो जाता है। सुसाइड करने की तो इच्छा नहीं थी ना इनकी, कि चलो ठीक है महासागर में कूदे और अपना जीवन समाप्त कर ले। फिर ये क्यों जाते हैं पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर चले भी गए, अच्छी बात है, भोजन की तलाश में चले गए, अन्य किसी कारण से चले गए, तो महासागर में कूदना ये तो समझ से बाहर। इसके पीछे का कारण यही बताया जाता है कि पूर्व समय में जब ये पृथ्वी वर्तमान स्थिति में नहीं थी, ये महाद्वीप महासागर वर्तमान स्थिति में नहीं थे, उस समय सारे स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उस समय भी ये जो जीव है वो इस क्षेत्र में पाया जाता था, और यहाँ से पश्चिम की ओर जाता था, तो पश्चिम में क्या आएगा, अभी आपने देखा कि ग्रीनलैंड यूरोप के पश्चिम में है, और उत्तरी अमेरिका। तो पहले ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका में पहुंच जाते थे, लेकिन वो तो आज दूर हो गए, और दूर होने के कारण बीच में गैप बना, अंध महासागर बना, उसमें ये जो जीव है ये जलमग्न हो जाते हैं। तो इसको भी वेगनर ने एक प्रमाण के रूप में माना है। इसके अतिरिक्त एक प्रमाण और है, भूगर्भिक प्रमाण। भूगर्भिक प्रमाण, इस भूगर्भिक प्रमाण की बात करें तो वर्तमान जो सर्वे है उसके अनुसार, और वर्तमान भी क्या कहूं, ये कहूं 1930 से पूर्व, 1930 से पूर्व जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा था। बीस सेंटीमीटर प्रति वर्ष। क्या है कि ये जो प्लेटें हैं ना, इनकी गति की दर बहुत कम होती है, बहुत धीमी गति से ये उत्तर या पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो ग्रीनलैंड की जो गति थी कब से पहले, 1930 से पूर्व 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये पश्चिम की ओर विस्थापित होता हुआ पाया गया। 1930 के बाद इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो वर्तमान में तो ये कह सकता हूं कि ये स्थिर है या किसी अन्य दिशा में गति कर रहा होगा, लेकिन पश्चिम की ओर इसका विस्थापन अब नहीं हो रहा। तो इसे भी वेगनर ने एक प्रमाण के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। तो ऐसे 6-7 बिंदु हैं जिनके माध्यम से इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम सही मान सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भी कोई अपना सिद्धांत दे दिया और उस सिद्धांत को हम अंतिम रूप से सत्य मान लें। तो इस सिद्धांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाद में आने वाले कुछ भूगर्भवेताओं ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है, इसमें कुछ कमियां थी, उनके आधार पर इसकी आलोचना हुई है। तो आलोचना के पीछे कारण कौन कौन से थे देखिए। सिद्धांत की आलोचना, आलोचना में अगर हम बात करें तो पहला आलोचना का कारण है कि जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल विशाल स्थल खंडों के विस्थापन के लिए उपयुक्त नहीं है।
पहला आलोचना का कारण कि जो गुरुत्व बल है जिसके कारण महाद्वीप उत्तर की ओर विस्थापित हो रहे थे, ये इतना शक्तिशाली नहीं है कि विशाल स्थल खंडों को उत्तर की ओर विस्थापित कर दे। वर्तमान जो गुरुत्व बल लग रहा है उससे कई लाख गुना बल अगर उत्पन्न हो सूर्य और चंद्रमा से, तब भी ये संभव है, वर्तमान बल से संभव नहीं है। तो इसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। नंबर 2 जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है और ये है कि वेगनर ने विस्थापन की गति को स्पष्ट नहीं किया। कौन सा स्थलखंड उत्तर की तरफ जा रहा है, कौन सा पश्चिम की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जाने वाले की गति क्या थी, पश्चिम की तरफ जाने वाले की गति क्या थी, इसने कहीं कोई चर्चा नहीं की। इसके आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तीसरा, जो अंध महासागर के दोनों तटों में पूर्णतः समानता नहीं है। पूर्णतः समानता नहीं है। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, तकनीक का है, और इसी टेक्नोलॉजी या तकनीक के माध्यम से, या फिर ये कहूं कि कंप्यूटर की सहायता से, अगर हम दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका के साथ, उत्तरी अमेरिका को यूरोप के साथ जोड़ने का प्रयास करें, वास्तविकता में तो इन दोनों को पास में नहीं ला सकते, लेकिन जो इनकी तटवर्ती भाग है उनको अगर कंप्यूटर ग्राफिक के माध्यम से एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करें तो ये पूर्णतः एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे। इन दोनों ही तटों में लगभग 800 किलोमीटर का अंतराल पाया जाता है, यानी पूर्णतः समानता नहीं है। इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। एक आलोचना का कारण और बन सकता है कि जो वेगनर है, वेगनर ने सियाल को सीमा पर तैरता हुआ माना, और जो सियाल है इसको पूर्व समय में इस जो स्वेश महोदय थे उन्होंने इसको तरल अवस्था में माना। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो दुर्बलता मंडल है ये प्लास्टिक अवस्था में है, न कि तरल अवस्था में। वेगनर ने इसको तरल अवस्था में माना, लेकिन ये तरल अवस्था में नहीं है, ये प्लास्टिक अवस्था में है, और इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस प्रकार से आपका ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये कंप्लीट होता है। तीनों क्लासों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे 11th क्लास का स्टूडेंट्स हो, चाहे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हो, और चाहे एमए प्रीवियस हो, तीनों में समान रूप से ये उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ वासुदेवा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।